नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज दुनिया इस समय एक बड़े वैश्विक संकट और भू राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रही है, जिसका सीधा असर ऊर्जा कीमतों, सप्लाई चेन और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिख रहा है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि हम सभी मिलकर संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करें। मसलन पेट्रोल डीजल की बचत करें, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचें, वर्क फ्रॉम होम अगर मुमकिन है तो करें, कारपूल करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सोने की नई खरीद ना करें। दान जैसे खर्चों में संयम बरतना देश की विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जरूरी हो सकता है। सरकार का कहना है कि यह किसी दबाव की नहीं बल्कि वैश्विक संकट के बीच सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील है, ताकि अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो और देश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन इस पर सियासी प्रतिक्रिया भी तेज हो गई। अपोजिशन कह रहा है कि देश में एक संकट आ रहा है। लेकिन आप सोचिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक साल तक बस जो शादियां हो रही हैं उसमें नया गोल्ड मत खरीदिए। हर घर में गोल्ड होता है, उस गोल्ड का इस्तेमाल हो सकता है। हर साल भारत लगभग 700 टन आयात करता है गोल्ड। इसके अलावा विदेश यात्रा पर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल जो हॉर्मुज की वजह से पहले से ही क्राइसिस में फंसा है और उसकी वजह से डॉलर के दाम वर्तमान में 104 रुपए पर डॉलर पहुंच चुके हैं। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रेशर बन गया है और अगर विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो इसका पूरे देश पर असर होगा। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी एक अभिभावक के तौर पर, एक देश के मुखिया के तौर पर यह कह रहे हैं कि एक छोटी सी बचत न सिर्फ हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को बचा सकती है, इस वैश्विक संकट को भारत में एंट्री करने से रोक सकती है, बल्कि भारत की जीडीपी को एक रफ्तार दे सकती है इस संकट के वक्त में। आज बात इसी मुद्दे पर। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर हम तेल खाना कम करें तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं उसको एक वाक्य में अगर वाइंड अप करें तो वो कह रहे हैं कि बचत ही देश की असली कमाई है। लेकिन क्या देश इस बचत के लिए तैयार है? क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि कोरोना जैसी स्थिति में वापस आ जाइए, क्या देश को एक बड़े संकट से बचा सकता है? या देश एक संकट में जा ही ना, उसके समाधान प्रधानमंत्री मोदी ने बताए? क्योंकि जरा सोचिए, हर शादी में जो गोल्ड है वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक भावना है। क्या उस भावना को कंट्रोल किया जा सकता है? जो फॉरेन टूर होते हैं वो एक तरीके से स्ट्रेस बस्टर है, लेकिन देश के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं, डेस्टिनेशंस हैं जो हम देश में रहकर नहीं देखते हैं। तो क्यों ना उन्हें एक्सप्लोर कर लिया जाए। और पेट्रोल डीजल को अगर हम कम इस्तेमाल करते हैं तो इससे सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बच रहा है, इससे पर्यावरण भी बच रहा है। तो क्या हम इसके लिए तैयार हो सकते हैं? और प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना क्यों जरूरी है, इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील गोयल जी, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ किसान नेता के तौर पर सांवर चौधरी जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ IOCL के पूर्व डायरेक्टर आशुतोष पंत जी हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं हुसैन खान साहब, जो कि टूरिज्म सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। शुरुआत आशुतोष पंत जी आपके साथ, क्योंकि ले देकर सब कुछ गैस, पेट्रोल, डीजल पर आकर फंसता है। तो जरा ये बताइए, क्या वाकई में ये अंदाजा नहीं था कि हॉर्मुज का ये संकट इतना लंबा चल जाएगा और सरकार ने सोचा कि भाई 70 दिन का तुम्हारे पास रिजर्व है तो कॉमन मैन पर क्यों ही प्रेशर डाला? क्या वो जो एक लाइन थी, बॉर्डर लाइन, क्या वो इस वक्त क्रॉस हो रही है और इसलिए देश को अलर्ट किया जा रहा है? देखिए, ये तो स्पष्ट बात है कि कोई भी देश होता है अपने रिजर्व्स रखता है, लेकिन रिजर्व्स की एक क्षमता होती है, एक लिमिटेशन होती है। और नेचुरल बात है, जब वो लिमिटेशंस और वैश्विक परिस्थितियां कब कितनी बदलती हैं, कितनी तेजी से बदलती हैं, ये कोई नहीं कह सकता। तो उस स्थिति पे भारत पूरी तरीके से तैयार रहा है, आज भी है।
और इमरजेंसी कंडीशन भी आती है तो भी हमारे पास रिजर्व्स जो है 64% रिजर्व्स हैं उस लेवल पर। लेकिन साथ साथ में भारत सरकार जितनी तेजी से फैसले ले रही है, कंसर्न है, मीटिंग्स के साथ साथ नीतिगत निर्णय ले रही है, उस आधार पर यह लग रहा है कि आने वाले समय के लिए भी वो प्रिपेयर्ड है। हॉर्मुज़ जब बंद हुआ तो उसके अलावा अदर रूट्स को के थ्रू जो संसाधन को संकलित करने का और बढ़ाने का काम जो शुरू कर दिया, तो पहले से ही सोच के चला था। हालांकि विश्व कह रहा था कि अब तो संकट खत्म होने की कगार पर है, लेकिन उसके बावजूद भी रणनीतिक रूप से उन्होंने बहुत सारे रिजर्व्स को एडिशनल ऐड करने की और नए रिजर्व बनाने की प्लानिंग की हुई है। नहीं, लेकिन आयात में कितनी कटौती हुई है सर? अभी तो इस लेवल के लिए जो क्योंकि अभी जितने रिजर्व्स हमारे पास हैं वो 5 से 10, पहले 70 का था, इमरजेंसी भी हो गई तब भी 10 दिन होता था, लेकिन 64% रिजर्व अभी तैयार है। तो उस आधार पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी 40 दिन के आसपास का रिजर्व है, 20 दिन का रिजर्व हम खर्च कर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिजर्व्स हैं और पर्याप्त मात्रा में, उसको साथ साथ में भंडारण क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। तो तेजी के साथ जितने लेवल पर जहां से भी और अदर रूट से हमारे पास आपूर्ति आ रही है, उस आपूर्ति को साथ साथ में संयत किया जा रहा है। नहीं सर, इसमें तो मैं खैर आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि 30% के आसपास हमारे पास कम ही क्रूड ऑयल आ रहा है। अब उसको हम कैसे मैनेज करें? मुझे लगता है कि 30% कम आने की वजह से 20 दिन का जो हमारा रिजर्व था वो कम हो गया। प्रधानमंत्री मोदी का कंसर्न भी यही है कि अगर हम 30% अपने कंजप्शन को ही रोक दें तो हम शायद मार्केट की सप्लाई चेन को बीट कर सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं और हमें और ज्यादा रिजर्व खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। सुनील गोयल जी, सब कुछ आकर टिका है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे थे उसमें बार बार एक शब्द इस्तेमाल हो रहा था और वो था विदेशी मुद्रा भंडार। क्या आप ये समझा सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना, ज्यादा होना, ये देश के लिए संकट कैसे हो सकता है? देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार जिस भी देश का जितना ज़्यादा होगा उसकी करेंसी खुद की बहुत स्ट्रांग होगी और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल रहता है। ठीक, आप इसको बिल्कुल ऐसे माने कि सपोज आप यहाँ से दिल्ली की यात्रा कर रहे हो और 300 किलोमीटर का एरिया आपको डिस्टेंस कवर करना है, पेट्रोल 200 का है, तो आपको 250 में स्ट्रेस हो गया पेट्रोल पंप कब आएगा कब आएगा कब आएगा। मोदी जी का स्टाइल सोचने का बिल्कुल थिंक डिफरेंटली है। वो वहाँ सोचना शुरू करते, दुनिया सोचना बंद कर देती है। उन्होंने जितने भी 5-6 पॉइंट्स को परसों बोला हैदराबाद में, वो ना केवल देश के हित में था बल्कि पूरी दुनिया के हित में भी था। वो जैसे कारपूल की मैं बात करता हूँ आपसे, कारपूल कुछ नया नहीं है। मैं जब आज से 30 साल पहले अमेरिका गया तो वहाँ कारपूल की बकायदा दोनों साइड में अलग अलग लेन थी। कारपूल मीन्स मोर देन 2 पर्सन इन वन व्हीकल। उनकी स्पीड लिमिट अलग थी, उनके सारे रोड्स के लेन अलग थे, चेंज लेन, और उनको सुप्रीमेसी मिलती थी वहाँ। तो उसका पर्पज़ था कि जितने लोग एक व्हीकल में ट्रेवल करेंगे उतना ट्रैफिक कम होगा, उतना पोल्यूशन कम होगा। तो उन्होंने एक लंबा सोचा है। हाँ, लेकिन यहाँ ये मकसद नहीं है, यहाँ तो सीधा मकसद है कि हमारा जो पेट्रोल डीजल का कंजप्शन है वो 30% कम कर लें, इस क्राइसिस में हम उसको कंट्रोल कर पाए। यहाँ तो मकसद ये है, यही जरूरी था, यही तो उन्होंने मैसेज दिया है कि किसी भी तरीके से फिलहाल हम अपना कंजम्पशन कम कर लें। वो ऐसा नहीं करे कि हमारा देश में कोई तूफान बच जाएगा अगर ऐसा नहीं करोगे वैसा नहीं करोगे। उनकी पूरी मशीनरी काम पर लगी हुई है, हर कंपनी अपने अपने ऑयल परचेज कर रही है, लेकिन जनता को भी सहयोग की जरूरत जब होती है तो प्रधानमंत्री ने जनता को सहयोग मांगा है तो कोई बुरा थोड़ी किया उन्होंने। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई गोल्ड ही नहीं खरीदना है। हाँ, अगले एक साल तक जो भी शादियां हैं उसमें गोल्ड ही बाय नहीं करना है। बिल्कुल, अब 700 टन गोल्ड हम बाय करते हैं और मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि अक्टूबर से लेकर फरवरी यानी कि जो शादी ब्याह का सीजन होता है उसमें 400 टन कंज्यूम करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप गोल्ड ही मत दीजिए, कैसे मुमकिन होगा? बिल्कुल, इस बारे में मैं थोड़ा सा, पता नहीं क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसा बोलते टाइम थोड़ा शायद हो सकता है उनकी टीम का होमवर्क पुअर हो, क्योंकि उनके इस एक स्टेटमेंट से स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर ज्वेलरी से रिलेटेड थे वो 10% क्रैश हुए। या मैं सोलंकी जी एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई भी देश का नेता हो किसी पोजीशन पे हो, नॉट ओनली माई प्राइम मिनिस्टर, उनको जब भी कोई स्टेटमेंट दें, मैंने पहले भी टीवी पर कई बार का अखबारों में लेख भी लिखे हैं कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट दें या बजट में कोई टैक्स का इम्पोजिशन करें तो पहले ये देख ले कि आपको कितना 1000 करोड़ तो मिल रहे हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना खराब हो रहा है। आज हमारा बाजार सब 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी उड़ गया, 400 पॉइंट। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री को पता होगा ना, क्या वाकई में हम 700 टन जो गोल्ड खरीदते हैं और 700 टन गोल्ड के बदले में जो विदेशी मुद्रा भंडार हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें तो शायद आप भी मुझसे समर्थन करेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार में जो डॉलर है वो इक्विवेलेंट टू गोल्ड रखा जाता है। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी, अगर आप उस पर टैक्स बढ़ा दोगे या बंद कर दोगे तो 2 नंबर में आना शुरू हो जाएगा। सरकार क्या कर लेगी,
कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का गोल्ड वाली बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी एंगल से देख लो। गोल्ड में आपने बोला भावनाएं जुड़ी है, बिल्कुल है। हर किसी के बाप की तमन्ना होती है, माँ बाप की, कि मेरी बेटी बेटे के गोल्ड और सिल्वर आराम से चढ़े। वो हमारी फिएट बनी है। हर किसी के घर में अगर सोना चांदी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप देखिए पिछले 1 साल में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में कितना पैसा आया है। तो गोल्ड का मैटर एक सेंसिटिव था और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद उनको उस पर कोई ठीक है। हमारे साथ आना अंकित चाहिए। अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं। अंकित अवस्थी जी, क्योंकि बहस चल रही है, बहस ये चल रही है कि भाई गोल्ड को आप ये कह रहे हैं 1 साल तक बाय मत कीजिए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा रिसर्च की होगी कि इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, इंडियन सोसाइटी पर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, इमोशनली ये कितना कनेक्ट है। उन सबके बीच में उन्होंने राष्ट्र हित का जिक्र किया कि भाई राष्ट्र हित में ये नहीं करना है। तो अब जरा समझा पाएंगे कि गोल्ड को हम अगर 1 साल तक नहीं बाय कर रहे हैं तो इसको राष्ट्र हित से कैसे कनेक्ट करें? देखिए, मैं आपकी बहस सुन रहा हूं और बहुत ही प्रोडक्टिव बहस चल रही है। उसमें बहुत अच्छे बिंदु निकाले गए हैं और उनमें सबसे अच्छा बिंदु यह है कि चूंकि बात हो ही भारत के फॉरेन रिजर्व की रही है और फॉरेन रिजर्व खत्म कब होता है उसके प्रधानमंत्री ने सारे बिंदु गिना दिए। चाहे फिर वो ऑयल खरीदना होता हो, फिर चाहे फर्टिलाइजर खरीदना होता हो, गोल्ड खरीदना होता हो या विदेश में जाना होता हो। जब भी हम अपने देश से डॉलर को खत्म करते हैं, विशेष रूप से तेल में पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट की आज भी मतलब एग्जिस्टेंस है, भले 2024 में वो खत्म हो गया हो, आज भी ऑयल खरीदते समय हम डॉलर में ही पेमेंट करते हैं। तो जितनी भी जगह, अभी जैसे अभी गोयल साहब बात कर रहे थे कि नंबर 2 से गोल्ड आना शुरू हो जाएगा, उसके लिए एजेंसीज बनाई हुई हैं। सरकार कभी भी नंबर 2 के डर से नंबर 1 का काम बंद नहीं कर देती है। तो उन्हें वो सारे लीगल रूट अपनाने हैं कि आरबीआई के पास में प्रेजेंट जो भी डॉलर रिजर्व है वो कैसे मेंटेन रह जाए, उसके लिए उन्होंने सारे बिंदु गिना दिए। अब बात आती है कि साहब ये कितना जेन्युइन है, होना सही चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री चाहते तो वो सीधा ये भी कह सकते थे कि कल से हमारे जीएसटी के अधिकारी सोने की दुकान पे जाके खड़े हो जाएंगे। उन्होंने आपसे कहा है कि आप देश में मदद करें। वो चाहते तो ये कह सकते थे कि कल से सर्राफा बाजार ओपन नहीं होगा, कल से ऑयल के अंदर अगर गाड़ी में एक ही सवारी बैठी हुई है तो तेल नहीं मिलेगा। जिस तरह नोटबंदी का एक आदेश आया था, एक ऐसा आदेश आ सकता था कि आपके एयरपोर्ट पर खड़े हुए सीआईएसएफ के जवान आपको बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा, आपके ऊपर मोरल पुलिसिंग कर दी उन्होंने। आपको समझाया गया कि आप कंट्रीब्यूट करिए देश के लिए, देश आपका अपना देश है, इसमें आप कैसे मदद कर सकते हैं उस पर विचार करिए। तो दोनों कहने की बातें अलग अलग हैं और इन बातों में हम जो तर्क निकाल सकते हैं वो इतना ही है कि सरकार को अगर वास्तविकता में नीड आ पड़ी है तो निश्चित रूप से सकारात्मक होकर के सोचना चाहिए। इसके पीछे सोलंकी जी मेरा सिर्फ इतना सा तर्क है, ये युद्ध अब 70 दिन से पार निकल चुका है। बिल्कुल, हमारे पास 70 दिन के ऑयल रिजर्व थे जब युद्ध शुरू हुआ था। आज भी सरकार ने किसी प्रकार का प्रेशर आम जन तक नहीं पहुंचने दिया। ये अपने आप में देश की सरकार की मतलब सराहना है कि उन्होंने अब तक कोई प्रेशर ट्रांसफर नहीं होने दिया। लेकिन अल्टीमेटली जब आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ कुछ देख रहे हैं और आपसे प्रधानमंत्री अगर ये बात कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो अभी इंसिस्ट तो नहीं किया गया है। नहीं, लेकिन मैं फिर वही उस सवाल पर आ रहा हूं। भाई बार बार ये कहा जा रहा है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको सिक्योर करने के लिए इम्पैक्ट ये सारे डिसीजन लिए गए हैं। मेरा कंसर्न ये है कि भाई एक आम आदमी जो कॉमन लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई 1.5 लाख रुपए तोला एक सोना है, एक तोला सोना है, तो आम आदमी तो 1.5 लाख दे रहा है ना, वो ये थोड़ी ना कह रहा है इसमें कंसेशन चाहिए। तो इसको हम विदेशी मुद्रा भंडार से कैसे कनेक्ट करें कि भाई वो कम हो जाएगा जबकि आम आदमी तो पूरा पैसा दे रहा है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि इसको विदेशी मुद्रा भंडार से कैसे कनेक्ट करें। जिसके घर में शादी है, जिसके घर में कोई बहुत बड़ा अर्जेंट काम आ पड़ा है, वो इसको कैसे लेकर चले। मेरा कहना यह है कि आपकी जरूरत है उस पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगा रही है। ठीक, सरकार कह रही है कि कर सकते हो तो कर लो। देखो, दो बातें बहुत अलग हैं। आपसे कहा जा रहा है कि जैसे पहले हुआ था कि गैस जो लोग सब्सिडी उज्ज्वला के अंदर नहीं लेना चाहते या एलपीजी के अंदर जो हमसे सब्सिडी नहीं लेना चाहते वो मना कर दें वॉलेंटरीली। सरकार के कहने पर बहुत से लोगों ने वॉलेंटरीली मना कर दिया।
बिल्कुल वैसा ही पॉइंट अब आपके सामने रेज कर दिया जा रहा है कि आप गोल्ड ना खरीदें। क्या पता उनके कहने से आज देश का कोई जागरूक नागरिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल बंद करके तुरंत ये समझे कि चलो भाई मैं तो अब ऑर्गेनिक खाद पर जाऊंगा, मेरे लिए थोड़ा बहुत देश के लिए 10-5 हजार रुपए बचत कर दूं और उसका कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाए तो क्यों ना कर लिया जाए। मेरा इसको मोरल तरीके से देखने का ज्यादा लक्ष्य है रादर देन मैं इसको सेंटिमेंट से जोड़ूं। नहीं, लेकिन ये तो सोशल अवेयरनेस होगी कि भाई आप कार पूलिंग कर लीजिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लीजिए, आप नेचुरल जो खाद है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये तो सब एक तरीके से मॉरल ही हो गया कि भाई आप कर लीजिए, लेकिन इसको कनेक्ट तो विदेशी मुद्रा भंडार से किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि बीते 10 सालों में भी तो विदेशी मुद्रा भंडार चल रहा था। अभी ऐसा क्या है कि अगर हम सामान्य जिंदगी को जीने लगे और जो अभी चल रहा है उसी तरीके से चलते रहे तो हमारा फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये कौन सा कैलकुलेशन? देखिए क्या है ना कि आपको ये जानना होगा कि इंडिया एक इंपोर्ट आधारित कंट्री है। ठीक है। मतलब हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट में अगर आप मर्चेंटाइज की बात करेंगे तो हम मर्चेंटाइज में डेट में रहते हैं, हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। ठीक है। सामान खरीदते समय हम ज्यादा पैसा बाहर भेजते हैं। अभी रिसेंट डेज में क्या हुआ है कि हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं, जो इंडिया की सरकारी ऑयल कंपनी है, इन्हें प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। जब से यह युद्ध शुरू हुआ है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा है जो ऑयल कंपनीज को हो चुका है। अब यह घाटा जाता कहां से है? तो हमारे फॉरेन रिजर्व से जाता है। हमारे पास में डॉलर आता कहां से है? जब हम गुड्स बेचते हैं। अगर हम गल्फ कंट्रीज को गुड्स बेचते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, ऐसे में हमारा एक्सपोर्ट अगर $100 बिलियन के आसपास भी गल्फ कंट्रीज का है, अगर वो बाधित है तो फिर डॉलर हमारे पास आ नहीं रहा। डॉलर आ नहीं रहा और जो हम पहले से खरीदते आ रहे थे अब वो महंगा मिल रहा है। मैं आपसे वही बोल रहा हूं। देखिए युद्ध जब शुरू हुआ था उस समय ब्रेंट क्रूड का भाव था $60 प्रति बैरल। 60, 65, 67 हमको इतने में मिल जाता था। अभी जब से युद्ध शुरू हुआ है वो 100 से नीचे नहीं आया है। ये जो $40 प्रति बैरल बढ़ा है, ये सीधा सीधा प्राइस में इजाफा हुआ है ना, तो आपके अकाउंट खाली होने लग रहे हैं। आपको अपने पास से ज्यादा पैसा जेब से देना पड़ रहा है। फिर कमाने के जो साधन थे जिनमें गल्फ को सामान बेचकर कमाते थे वो बाधित हो गया। तो डॉलर ना तो आया और खर्च ज्यादा हुआ। तो ये दोनों का एक जॉइंट इफेक्ट आया। 70 दिन बाद तो देश को बोलना ही पड़ गया। लेकिन एक और सवाल, क्योंकि 1 मई तक जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो 670 अरब डॉलर के आसपास है। अब मुझे बताइए कि 70 दिन में इसमें कितनी कमी आई है? क्योंकि मैं तो 70 दिन पहले भी जब देख रहा था तो ये 700 अरब डॉलर के आसपास था। तो ये जो एक छोटी सी कमी आई है इससे हम वाकई में इनसिक्योर हो गए। देखिए इस बीच में आप एक फिगर मिस कर गए। हमारा जो वैल्यूएशन बताया जाता है ना डॉलर के रूप में, फॉरेक्स इतना था जी। वो तब बताया जाता है जब आरबीआई रेगुलर लेवल पर गोल्ड खरीदती है। आप अपने फॉरेक्स रिजर्व को जब चेक करें तो पिछले 2 महीनों की आरबीआई द्वारा गोल्ड की खरीद भी चेक करें। वो खरीदती गई है ताकि ये फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन रहे। ठीक है, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। उसको बरकरार रखने का प्रयास कर रही है। ठीक है, मैंने वो सवाल इसलिए किया क्योंकि कॉमन मैन के जहन में है, उसको समझ नहीं आ रहा है। मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं आपके जरिए। संवर चौधरी जी, भाई ये तो अच्छी बात है। वैसे भी हम 75% जो इस वक्त खाद यूज कर रहे हैं वो मेड इन इंडिया यूज कर रहे हैं। तो जो हम बाहर से ले रहे हैं और उस पर सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है और वो गैस का बाय प्रोडक्ट भी है, अगर हम उसकी जगह नेचुरल खाद पर जा रहे हैं और इस प्रोसेस को धीरे धीरे अपना रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। सर सावर जी, भारत के प्रधानमंत्री जी किसानों से आह्वान कर रहे हैं और इस किसान ने जब जब इस देश के संकट में रहा है, चाहे वो किसी भी संकट में हो, उसमें हमेशा किसान हमेशा आगे रहा, चाहे उसको भूखा सोना पड़े। लेकिन प्रधानमंत्री जी महोदय से ये कोई किसान पूछे कि देश को आज़ाद हुए आज इतने साल हो गए, वो किसान तो आज भी योगदान ही दे रहा है। वो किसान तो अपनी खून पसीने की मेहनत का योगदान दे रहा है। आप आम आदमी को एक सुलभ एक फूड सिक्योरिटी देना चाहते हो, लेकिन उस फूड सिक्योरिटी की कीमत आप एक किसान से वसूल रहे हो, उसकी मेहनत से वसूल रहे हो। आज अगर हम कंपैरिजन करें, आप बात तो करते हो कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं, ट्रंप मैं अमेरिका जाता हूं, बहुत सारी कंट्रीज में, आज वहां पे किसानों को सब्सिडी यहाँ से कितनी गुना, 122 गुना ज्यादा। वहां पे 60 लाख से लेके कम से कम 1.25 करोड़ तक सब्सिडी है। यहाँ पे कई बार सब्सिडी के भी देखे जाते हैं। अगर आपका 33% से बिलो है तो आपको मिलेगा नहीं। आप राजस्व कर्मचारियों के चक्कर लगाएंगे, आपके खाते में आएंगे 60-65 रुपए। आपको किसान कार्ड दिया जाता है, आपकी जमीन खूब होती है लेकिन किसान कार्ड दिया जाता है आपको 10,000 इशू है। देखिए इन इशू पर तो हम बात कर सकते हैं। मेरा कंसर्न केमिकल फर्टिलाइजर में अगर हम नेचुरल खाद की तरफ जाएं तो इससे क्या कोई कृषि पर कोई संकट आ सकता है? नहीं, नेचुरल खाद पे जाएं हम तो किसान नेचुरल खाद पे जाएगा।
आज इनकी नीतियों की वजह से पशुपालन कितना डिस्टर्ब है। पशुपालन अगर नेचुरल खाद आएगा तो पशुपालन अगर सुधर नहीं है तो नेचुरल खाद कहां से आएगा। आप गाय के लिए, गाय बचाने की बात करते हैं, गाय के लिए आप बड़ी गाय को 50 रुपए, छोटे बछड़े को 25 रुपए देते हैं, क्या उसमें गोवंश पल जाएगा और उससे पशु का खाद मिल जाएगा? क्या जो भैंस या और जानवर हैं उनको आप किसान उनको मेंटेन कर पाएगा? आप किसान तो तब मेंटेन कर पाएगा ना, उन चीजों की संख्या तब बढ़ा पाएगा। दुग्ध उत्पादन कम हो गया, आज के अंदर कृषि उत्पादन कम हो गया। दूध उत्पादन राजस्थान में कब कम हुआ सर? एक तरह से कम हुआ। जिस घर में 10 भैंस होती थी आज वहां पे 2 भैंस, जिस घर में गाय होती थी आज उसमें गाय नहीं। हम दूध उत्पादन में सेकंड पोजीशन पे हैं। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे दुग्ध उत्पादन ये हो सकता है कि अगर नेचुरल दुग्ध उत्पादन की बात करें तो मैं क्योंकि खुद किसान परिवार से आता हूं, मेरे घर का मैंने बुजुर्गों से देखा है, तो दुग्ध उत्पादन की बात करें तो जिस घर में 10 पशु होते थे आज उस घर में 2 पशु हैं, तो 8 पशु कम है, तो दुग्ध उत्पादन जरूर कम हुआ। वो आंकड़ों का खेल क्या है इसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन दुग्ध उत्पादन एक्चुअल कम हुआ है और दुग्ध में मिलावटें की तो बात नहीं कर रहा जहां आप रह रहे, मैं तो ओवरऑल राजस्थान की बात कर रहा हूं, मैं तो ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूं सर। वहां ऐसे तो उत्पादन बढ़ा है, कम नहीं हुआ। ऐसे होता है, ऐसे तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर हम अभी मानकर चलिए 20 कट्टे यूज करें खाद की, अगर हम 16 कट्टे यूज करके 4 कट्टों की भरपाई हम नेचुरल से कर रहे हैं तो उसमें क्या ही समस्या है? नहीं, लेकिन नेचुरल खाद की उतनी अवेलेबिलिटी तो हो, किसान को इस तरह की चीज तो दी जाए ना कि उसकी जो कृषि उत्पादन है, ठीक, उसका कृषि उत्पादन अगर थोड़ा कम भी हो रहा है, वो मान लो केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहा है, तो कम से कम उस किसान को कृषि उत्पादन का उपज का मूल्य तो मिले ना। मूल्य को अगर जो देश का मान लो हर धर्म है, हर के वो गए तो, लेकिन क्या देश आज भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप जो फॉरेन करेंसी को तो मेंटेन करो, लेकिन क्या उसको डॉलर के प्रति रुपए को मुकाबला रुपए को मेंटेन करने का काम किसका है? तो चल रहा है और क्या है? नहीं, लेकिन उसको रुपए आप रुपया लगाता, इकोनॉमी को भारत के कंपैरेटिवली कमजोर करने के लिए तो सब कहा जा रहा है कि भाई डॉलर के प्राइस कम हो, आप डॉलर में ट्रेड करना बंद करें, यही तो हो रहा है और क्या हो रहा है? ये तो 70 दिन से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई आप विदेशी टूर करने से बचे, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप मत कीजिए, अननेसेसरी मत कीजिए। नहीं, लेकिन मैं 2 आंकड़े दे रहा हूं, आप इसको सही कीजिए कि ये सही है या नहीं है। भारत के अंदर जो विदेशी टूरिस्ट आता है वो 3 लाख करोड़ के आसपास देखे जाता है, और भारत से जो विदेश जा रहा है वो भी लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास ही दे रहा है। तो अगर हम ये कहेंगे कि भाई भारत के अंदर तो आए, भारतीय बाहर ना जाएं, तो ये कदम तो बाकी के देश भी अपना सकते हैं कि भाई भारत मत जाइए। देखें तो हम भाग्यशाली हैं कि इस देश को ऐसा नेतृत्व मिला जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के लोगों को समस्या ना आए, इसका प्री प्लान बनाने के लिए इतने एक्सपर्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने देश की कमान संभाली थी 2014 के अंदर में, राजस्थान में करीब करीब 4.5 करोड़ पर्यटक आते थे, ठीक है, और आज जब हम बात करते हैं 2026 की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपील की अपनी मन की बात में, अनेक टाइम, एक बार नहीं, ये अपील नहीं कर रहा हूं मैं, इसके अलावा भी अनेक टाइम अपील की। इसके कारण राजस्थान में 25 करोड़ पर्यटकों की संख्या अभी हुई है, और आगे आने वाले समय में हम मान के चलते हैं कि संख्या जल्द 30 करोड़ तक पहुंचे। लेकिन उसमें और वही नहीं है, वही नहीं है नहीं, जो आप 25 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं उसमें जो डोमेस्टिक टूरिज्म मैं उसी बात पर आ रहा हूं सर, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। नहीं है उसमें। हम ये कहते हैं कि कोरोना के पहले विदेशी पर्यटकों की संख्या हमारे यहाँ लगातार बढ़ती थी, ठीक है, लेकिन कोरोना के इफेक्ट के बाद में विदेश के अंदर में यूरोप और अमेरिका, जहां पर जो भी विदेश है वहां पर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और हमारे यहाँ विदेशी पर्यटकों की संख्या कम हुई, लेकिन भारतीय पर्यटकों की संख्या विदेश जो जाते हैं उनकी बढ़ी। यानी आज की तारीख में जितने पर्यटक विदेशी भारत में आते हैं उससे ज्यादा भारतीय पर्यटक विदेश में जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब किसी बात को कहते हैं, किसी विषय को कहते हैं, तो वो किसी भी देश के व्यक्ति के दिमाग को हिट करता है और वो धरातल पे उतारने का प्रयास करता है। निश्चित रूप से विदेशों में जो आदमी घूमने के लिए जाता है, वो किस चीज की तलाश में जाता है, क्या वो देखना चाहता है, वो सब कुछ भारत के अंदर में उपलब्ध है। बस उसको थोड़ा सा अध्ययन करने की मैं फॉरेन घूम कर आया हूं, हम यूरोप टूर करके आया हूं। निश्चित रूप से हम ये कहते हैं कि जो हमारा पर्यटक विदेश में डेस्टिनेशन मैरिज के लिए जाता है, हमारे यहाँ अनेक ऐसे स्थान है, यहाँ बर्फीले पहाड़ आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ रेतीले पहाड़ यहाँ मिल जाएंगे, आपको यहाँ नदी नाले वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको हांगकांग में या यूनाइटेड स्टेट में या लंदन में मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपील की कि हमारे पर्यटक है वो विदेशों में ना घूम करके देश में ही घूमे। निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली थी, मैं बताना चाहता हूं आपको 2014
मौजूदा में। तो देश के पर्यटक देश के अंदर ही जो घूमने वाले थे उनकी संख्या 50 करोड़ थी और वो संख्या आज 200 करोड़ तक पहुंची है। और वही नहीं है, देश के अंदर में जो हमारी जो जीडीपी है उसके अंदर में देश की जीडीपी में 6%, 4 करोड़ से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट है। और राजस्थान वालों की संख्या एक साल में 200 करोड़। सर, जो देश के पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो एक ही टाइम नहीं जाते हैं, वो 2 या 4 बार घूमने के लिए जाते हैं। तो हमारी देश की जनसंख्या को आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारी देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। आंकड़े को वेरीफाई कर रहा हूं मैं, ये 200 करोड़ है सर। मैं 200 करोड़ आपको कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा की संख्या में हमारे देश के पर्यटक दूसरे स्थान पर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जब यहाँ आते हैं तो हवा महल या फिर आमेर का किला ही देखने। हमारे यहाँ पर पर्यटकों की संख्या, धार्मिक पर्यटक भी है, मेडिकल पर्यटक भी है, अनेक अन्य सोर्स भी है पर्यटकों के, जिस कारण लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। और वही नहीं है, हमारी राजस्थान की जीडीपी में पहले देश को देख लीजिए, इस एक साल आप अपने देश को ही देख लीजिए, अगले साल देख लेंगे विदेश में क्या चल रहा है। ठीक है, आशुतोष पंती जी, मैं सर आपने जिक्र किया था कि भाई हम जो हॉर्मुज की वजह से ब्लॉकेज आया हम उसके रास्ते तलाश रहे हैं। सर अगर मैं गलत नहीं तो 1990s में इंडिया ओमान के बीच में 3600 किलोमीटर के समुद्र के 3500 फीट नीचे हम पाइपलाइन बिछाने की रणनीति बना रहे हैं, और वो रणनीति ही बना रहे हैं हम तब से। अगर हमें वाकई में एक ऐसा द्वार चाहिए जहां से हम बिना ब्लॉकेज के सारा ट्रेड कर सकें, पेट्रोल डीजल को ले सकें, तो हम उस पर काम क्यों नहीं करते? बहुत सारे काम हो रहे हैं, आपको बहुत शायद ध्यान में नहीं होगा। जहां हमारी 18 इंच की पाइपलाइन थी, हमने उसको बड़ा करके 36 इंच की पाइपलाइन डाली, और वो प्रोजेक्ट कब से चालू हुआ और स्टार्ट भी हो गया। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मुंद्रा पोर्ट से लेकर के पानीपत तक की पाइपलाइन डाली, 36 इंच की पाइपलाइन, जबकि पहले पाइपलाइन थी ऑलरेडी। ये क्यों डाली है? क्यों पानीपत रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए नए रास्ते खोल दिए? आपको ये पता होना चाहिए कि रणनीतिक जब भंडारण की हम बात करते हैं तो भंडार पर जो क्रूड ऑयल आएगा उसके लिए हम क्या करें? मैं वही हमारे देश की बात हो गई। अरे भंडारण की बात कर रहा हूं, जा रही है, राजस्थान आ रही है, कहीं और जा रही है। पाइपलाइन में भी बहुत सारा क्रूड रिजर्व रहता है, तो अगर उसका साइज आप बढ़ाते हो तो वो भी अपने भंडारण का साइज होता है। दूसरी बात, आने की बात आप कर रहे हो, बहुत सारे रूट्स खोले, टाइम लगता है। आपको बताऊं, सरकार ओडिशा और कर्नाटक में भी नए भंडारण केंद्र बना रही है। जब आएगा, बहुत समय ऐसा होता है जब हमें सस्ता मिल जाता है, $80 का मिल जाता है कभी कभी। कोरोना के टाइम में तो मुफ्त में मिल रहा था सर। उस समय आप जब ले लेते हो अधिकतर, तो आपको भंडारण कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए इन्हीं रिजर्व की वजह से, इन विपरीत परिस्थितियों के तहत। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही आह्वान किया है कि संभलो सुयोग्य न जाए चला, पथ आप प्रशस्त्र करो अपना। तो कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, अब व्यर्थ नहीं है, सदुपाय करो, संभलो। इस समय संभलने का समय, पैनिक का कोई सिचुएशन नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर बचत करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। एक और सवाल, अगर जिस रफ्तार से इस वक्त हम पेट्रोल डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं जी, और जितनी हमारे पास ब्लॉकेज के बाद सप्लाई आ रही है, अगर उसी को हम इस्तेमाल करते चले जाएं तो हमारे पास जो 40 दिन का रिजर्व है उसको खत्म होने में कितना वक्त लगेगा? सबसे बड़ी चीज है कि वही वो ये कह रहे हैं कि अगर हम, हर व्यक्ति को एक कॉन्शियस होता है, उस कॉन्शियस को जागृत करने वाला काम नेतृत्व का होता है कि वो कॉन्शियस जागृत अगर कर दे तो बैक ऑफ द माइंड एक बात चलती रहती है, यार कम खर्च करना है, कार पूलिंग करनी है, वर्क फ्रॉम होम करना है, ताकि कम से कम फ्यूल हो जाए। साथ साथ में जो हमारे पास अल्टरनेट रिसोर्सेज हैं, जो सोलर है और बाकी सब चीजें, उसका इस्तेमाल करें। ईवी के साथ साथ भी हम इस्तेमाल करें, ईवी व्हीकल्स को ज्यादा ज्यादा लोग प्रमोट करें। इन सारी प्रोसेस को साथ में चलते हुए अगर आपके दिमाग में एक बात डाल दी गई कि बचाना है, तो फिर नेचुरल बात, आदमी घर निकलने से पहले, यार तू भी चल रहा है तो मैं भी चल दूं, पूलिंग कर लूं, 2-2 पैसे की थोड़ी थोड़ी भी बचत होगी तो वो आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर की जो भी एडवाइस थी वो देश हित में है और हमारे स्वास्थ्य हित में भी है। उन्होंने बोला 10% ऑयल कम कर दो, आपको ध्यान है, साल पहले बोला ऑयल, फैट एंड सॉल्ट की उन्होंने कम कर दो, तो वो चाहते हैं हेल्दी इंडिया भी हो। उनकी किसी भी एडवाइस को हमें नेगेटिव मोड में नहीं लेना चाहिए। एक्सेप्ट ज्वेलरी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें पूरा मार्केट, पूरी इंडस्ट्री हमारी तो बहुत कुछ है, लेकिन वो कंसर्न तो समझना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से कंसर्न है कि हमको अपनी फॉरेन करेंसी बचानी है। उसके लिए जो भी हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, वो प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि हम लोग अपने देश की फॉरेन करेंसी खर्च हो ऐसे काम ना करें। और कब से वो आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं, शुरुआत से, आज की बात थोड़ी है, जब युद्ध हुआ उससे पहले से ही, तो बहुत पहले से उपाय। अंकित अवस्थी जी, 2 चीजें हैं सर। एक तो जो कहा गया कि भाई बाहर पर्यटक घूमने ना जाए,
हालांकि उन्होंने राइडर नहीं लगाया, वो कह रहे हैं भाई अगर मुमकिन है और रोक सकते हैं तो रोक दीजिए। तो क्या वाकई में इसका इतना इंपैक्ट है कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को काफी हद तक सपोर्ट कर पाएगा? पहली चीज। दूसरा, जो हम बार बार ये कहते हैं कि 40 दिन का रिजर्व है, वो 40 दिन का रिजर्व तो उस इमरजेंसी में होगा ना सर, जब बिल्कुल ही ना है हमारे पास तो हम 40 दिन चल सकें। अगर हमारे पास 70% अभी आ रहा है तो इसका मतलब वो 120 दिन का रिजर्व है वर्तमान स्थिति में। मैं सही कह रहा हूं ना सर? तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई 30% भी अगर आपने कट आउट कर दिया तो फिर हम उस एक सिचुएशन पर आ जाएगा कि जितना आ रहा है उतना हम यूज करें, रिजर्व हम नहीं छेड़ रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर विजेंद्र जी, और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उन सब ने एक बहुत अच्छी बात रेज की है कि यहाँ पे इंटेंट तलाशना है, और प्रधानमंत्री का इंटेंट ये है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करें। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपने कहा टूरिज्म के बारे में, मैं आपको एक पुराना उदाहरण याद दिलाना चाहता हूँ, शायद आप इस बात से सहमत भी होंगे। एक बार मालदीव्स के साथ कुछ रार चल रही थी भारत की, और उस समय जाके प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के अंदर पानी की डुबकी लगा दिए थे। लक्षद्वीप में डुबकी लगाई, मालदीव डूब गया, और उसको फिर आना पड़ा भारत में कि साहब जितना कर सकते हो हमारे लिए कुछ भला कर दो, आपका टूरिस्ट आना बंद हो गया है। देखिए, नेतृत्व की जो बात सेंसिटिविटी की है वो हमको संवेदनशील बनाते हैं, तो नेतृत्व ने आज भी यही कहा है कि आपके पास घूमने के विकल्प हैं, अगर आप बाहर नहीं जाते तो हमारा डॉलर बचेगा। ये बात आपको सेंसिटाइज करने के काम आई है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आपका व्यापार विदेश में है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आपका बाहर से ट्रेड हो रहा है तो रोक दें। नहीं, जो आपको करना है वो आप करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, और जो देश ने करके दिखाया है ये बिल्कुल वैसे ही है। जब प्रधानमंत्री ने झाड़ू हाथ में उठाई थी देश स्वच्छता अभियान के लिए, शुरुआत में मजाक बनी, लेकिन आज कोई भी एक आम नागरिक भी पॉलीथीन हो या प्लास्टिक का बोतल हो, सड़क पे फेंकने से पहले एक कॉन्शियस डिसीजन लेता है कि यार फेंकना चाहिए या नहीं फेंकना चाहिए। ये सेंसिटिविटी है, और उसको जागृत करने में उन्होंने एक बहुत अच्छा अलग जगाया है। रही बात टूरिज्म रोकने से रिजर्व बचेगा या नहीं बचेगा, डेफिनेटली जो अभी साथी पैनलिस्ट बता रहे थे, और आपने भी एक फैक्ट रखा 3 लाख करोड़ का, वो फैक्ट सही है कि भारत से 3 लाख करोड़ रुपए बाहर जाता है, तो अगर उसमें आप कुछ भी वृद्धि करते हो, मैं आपका एक अच्छा सवाल देख रहा था जिसमें आपने ये कहा कि अगर यही सारे तरीके दूसरे देशों ने उठाने शुरू कर दिए तो क्या होगा। डेफिनेटली उठाएं। देश आत्मरक्षा में, अपनी देश की सुरक्षा में किसी भी देश को यह हक है कि वो अपने लिए इस तरह के कदम उठाए। तो अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया मत जाओ, इंडिया बहुत खर्चीला है, मुझे लगता है कि वो ये कहेंगे कि यूरोप मत जाओ, इंडिया जाओ, बाहर का बाहर हो जाएगा और आपका घूमना भी हो जाएगा। हम कई अमीर देशों के लिए वो विकल्प बनेंगे जो टूरिज्म का बहुत सारा फ्लेवर एक ही देश में देने में कामयाब होते हैं। रही बात इसकी कि प्रधानमंत्री इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उससे 40 दिन का रिजर्व बचा है, और रिजर्व जो आने वाला है उससे कुछ एड ऑन होगा या नहीं होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, 40 दिन का रिजर्व बचा है, हम उसे खा नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर आप हरदीप सिंह पुरी जी का बयान देखें तो वो साफ कहते हैं कि हमने 41 देशों के आसपास देशों से बात की है जहां से हमारा ऑयल परचेज चल रहा है, लेकिन एकदम आप जहां किसी देश में लगभग 40% से अधिक आप इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कर रहे हैं और अचानक वो बाधित हो जाए तो आपको दूसरे विकल्प बनाने में समय लगता है। यदि ये स्ट्रेटेजी पहले से ही अपनाई गई होती, कई बार एक क्वेश्चन होता है, लेकिन साहब इतना आसान ट्रैवल नहीं है। आज दुनिया में हम दूसरे देशों से खरीद इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट के बाद भी लेंगे तो भी समस्या तो फिर वहीं आकर खड़ी होगी कि भाई हमें तो डॉलर में ट्रेड करना पड़ेगा ना, और डॉलर अभी 104 रुपए है, तो हमारा फॉरेन करेंसी तो तब भी जाएगा। देखिए, हमारे बहुत से देशों के साथ ऐसे एग्रीमेंट हैं जिसमें हम अपनी करेंसी में भी ट्रेड करने की उनसे बात करते हैं। जैसे रशिया के साथ में हमारा रूपी रूबल एग्रीमेंट हो, दक्षिण के जितने भी हमारे अफ्रीका के देश हैं उनके साथ हमारा ट्रांजिट ये होता है कि आप हमसे जो भी सामान लेंगे हमारी कंपनियां आपके यहां इन्वेस्ट करने आ जाएंगी। तो बहुत से देशों के साथ हमारे ऑलरेडी ऐसे एग्रीमेंट बने हुए हैं। और ये देखिए, जब परेशानी आती है ना, 140 करोड़ भारतीय हैं, परेशानी आई है तो उसका समाधान तलाशने में भी सिस्टम को थोड़ी मेहनत तो लगती है। तो हम सब पॉजिटिव होकर के इसमें साथ रहें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन भारत ने ये देखा है, देखिए मैं भारत के पक्ष से बात कर रहा हूं, भारत ने ये देखा है कि जब जब आपदा आई है तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए, जो खाना छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि छतों पर गेहूं गा दीजिए, छतों पर गेहूं गए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी अगर कुछ कह रहे हैं तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि कॉमन मैन ये सोचता कि अगर इन्होंने कुछ कहा है तो उसके पीछे की वजह और हमें समर्थन देना है। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि देश उनके साथ खड़ा है और इसका एक बड़ा इंपैक्ट नजर आएगा। कोई देश में ऐसा नहीं करना है कि नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना नहीं खरीदना तो देखिए अब ईंटें खरीद कर लाएंगे, उन्होंने कहा कि विदेश घूमने नहीं जाने तो देखिए अब हम दूसरे दिन विदेश जाएंगे। देश समझता है इन चीजों को, और ये आंकड़े बता देंगे अगले 2, 4, 6 महीने की कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका इंपैक्ट क्या रहा। मैं सही कह रहा हूं?
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप अगर थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को अपने देश में बहुत प्रभावी होते देखे तो आप पाएंगे कि बीच में तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के साथ आके खड़े हो गए थे। ठीक। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में तुर्की और अजरबैजान का बायकॉट कर दिया। मतलब बाकू जाने वालों की संख्या में पूरी तरह किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब सरकारी कोई आदेश नहीं कि तुर्की मत जाओ या यहां मत जाओ। एक सिस्टमेटिक लोगों के अंदर सेंसिटिविटी, यार नहीं यार यहां जाना नुकसानदायक है। अब देश के प्रधानमंत्री ने आपको याद दिला दिया है कि देखो भाई ऐसा कर सकते हो आप, तो इससे देश को मदद मिलेगी। ठीक, डेफिनेटली लोग तैयार हो जाएंगे। और मेरे पास आपकी बात सिर्फ बिल्कुल 4 मिनट सही है अंकित भाई, क्योंकि एक और सवाल मैं चाहूंगा आप कम से कम शब्दों में जवाब दें। सराफा बाजार का क्या होगा फिर? जो ज्वेलरी में ट्रेड करें उनका क्या होगा फिर? ठीक है, दोनों चीजें थोड़ी सी डिफर करती हैं। मार्केट के जानकार गोयल साहब बैठे हैं, फिर भी मैं यहां पे एक ऐड कर दूं लाइन कि जब सराफा बाजार की बात होती है तो निश्चित ही वो इस बात से प्रभावित होगा। लेकिन जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, गोल्ड का भाव इंडिया तय नहीं करता है। ठीक है। गोल्ड का भाव इंटरनेशनल मार्केट तय करता है। हमारे प्रधानमंत्री के कहने से इंटरनेशनल बाजार नीचे नहीं आ जाएगा। तो ट्रेडर्स को गोल्ड में ट्रेड करने से अभी भी कोई नहीं रोक रहा है। वो अभी भी ट्रेड करेंगे, बाजार ऊपर नीचे चलता रहेगा, वो अपना मुनाफा और नुकसान देखते रहेंगे। ठीक है। जहां तक रही सराफा बाजार की, तो सराफा में अब इतने विकल्प राजस्थान खुद इतने प्रस्तुत कर चुका है कि वहां पर बहुत सारी मतलब चीजें गोल्ड के अल्टरनेट में आ चुकी हैं। हम अमेरिका को बेच बेच के बड़ा $1 बिलियन कमाते हैं, तो शायद हो सकता है उसके अल्टरनेट बनाए जाएं। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि डायमंड का अल्टरनेट मोसोनाइट है और गोल्ड का अल्टरनेट आप बना लीजिए कुछ। ठीक है, सुनील गोयल जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। कभी भी गोल्ड और सिल्वर का कोई भी अल्टरनेट नहीं रहा, वो हमेशा फिएट मनी रही है। हमारे शुरुआत से हिंदुस्तान की कल्चर रही है। लेकिन जब वो ज्वेलरी सेल के ऊपर बात आई तो उससे व्यापार हैम्पर होगा। बाकी मैं प्रधानमंत्री जी की सारी बातों से सहमत हूँ। उस अपील की वैसे ही लागू हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से इतना दूर हो गया। आज मैं खुद गांव में बिलोंग करता हूं, जो सोने के आभूषण डालता था वो चांदी पे आ गया। तो आम आदमी को आपने इतना मजबूत बनाया नहीं कि ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष करता है। सर गोल्ड भारत में नहीं होता है, फार्मिंग, देखिए गोल्ड गेट इंटरनेशनल है, उसमें इंडिया गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रही है। आदमी के खरीदने की कैपेसिटी आपको उसमें इतना क्या मजबूत करेंगे? आम आदमी सरकार ऑर्गेनिक इंटरनेशनल बाजार में गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। भारत क्या करेगा? नहीं, लेकिन व्यक्ति इतना मजबूत नहीं हुआ ना, व्यक्ति इतना मजबूत नहीं हुआ। आज मान लो कि भाव अगर क्रूड ऑयल के भाव जब कम थे, जब कंपनी 3-3 हजार करोड़ फायदे में थी, तब नहीं कहा कि ये कंपनियां फायदे में ले रही है, तेल का पैसा फायदे में जा रहा है। आज 2 दिन 70 दिन में याद आ गया कि कंपनियों को इतना आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। निवेदन कर दूं, पिछले 3 साल से पेट्रोल की कोई रेट भारत सरकार ने नहीं बढ़ाई है। आपको कहना चाह रहा था, ये भी आप देखिए साथ में, 3 साल से पेट्रोल की प्राइस अनचेंज है। लेकिन इसके लिए मजबूत आपको संसाधन देने पड़ेंगे। लॉस पे चल रही थी, उसके बावजूद भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का रेट पेट्रोल के पिछले 3 साल में बढ़ने नहीं दिए। उसकी सिंचाई के साथ हुसैन खान साहब, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा सर, जो इंटरनेशनली टूरिज्म के साथ अपने व्यापार को कर रहे हैं, उनके पास अभी ऑल्टरनेट क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से जब जब अपील की है, उनकी अपील धरातल पर आई है और अपील से लोगों के दिमाग में हिट हुआ है और उसका बड़ा फायदा मिला है। आपने कहा 3 लाख करोड़ खर्च करते हैं देश के लोग बाहर जाकर के। मैं ये कहता हूं अगर 30% लोग भी अगर उसको फॉलो अप कर लिया तो 1 लाख करोड़ का फायदा होता है और ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और ये घूमना जाना एक लग्जरी चीज नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर छोटी छोटी चीजें देश के 140 करोड़ लोग सरकार पड़ता है और उसका फायदा अगर देश को होता है, मैं कहता हूं बहुत बड़ी चीज है। केवल बोलने मात्र से ठीक है, भाई लड़ने के लिए थोड़ी ना, हम तो डिस्कस ही कर रहे हैं, आपस में लड़ने लग गए। 1 मिनट आशुतोष पंडित जी, फाइनल कमेंट। वही भी बात है, फाइनल कमेंट। क्या वाकई में जिस प्रोसेस पर हम जा रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल ज्यादा हो, वो भी तो एक विकल्प है ना सर? चीज है। और इथेनॉल के लिए आपको बताऊं, पानीपत में भी मतलब इवन ऐसे ऑल्टरनेट चीजों से, वेस्ट से भी इथेनॉल बनाने का प्लांट बनाया और 900 करोड़ रुपए लगा करके पानीपत में। आप ये सोचो, पराली जो जलती थी, पराली से 2 लाख टन पराली से 3 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाने का काम शुरू हो गया और चल रहा है वो आज भी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितनी खूबसूरत बात है, वो प्रधानमंत्री चाहते तो कीमतों में वृद्धि कर दो, अपने आप लोग कम कर देंगे चीजों को। उसकी बजाय उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन का रास्ता चुना। कितनी खूबसूरत बात है कि सेल्फ डिसिप्लिन करो अपने आप। अगर आप खपत को कम कर दोगे तो नेचुरल बात है इस समस्या से, संकट से निकल जाओगे। ठीक है, और एक और बस मैं चाहूंगा 30 सेकंड में जवाब दें। आप सोचिए जरा, हमारा जो टूरिस्ट है उसे 1 लाख करोड़ बच जाए, पेट्रोल डीजल से मानकर चलिए हमारा 30% बच जाए, सोने से जो हम पेट्रोल डॉलर को मजबूत करें वहां से हमारे मानकर चलिए कि भाई 30-40 हजार करोड़ बच जाए, तो ये तो सर डोमेस्टिक बाजार में इस्तेमाल होगा।
ये तो सीधा आपकी जीडीपी के लिए बूस्टर डोज है, अगर इसका हम दूसरा नजरिया देखें तो। बचत कभी भी, अर्थशास्त्र की भाषा में बचत कभी भी बूस्टर नहीं होता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज ही जीडीपी को बढ़ाती हैं। इवन महंगाई भी जो हमारी रेपो रेट के साथ तय होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहती है कि महंगाई भी हमारी 2 से लेकर 4% +- 2 बढ़ती रहे, इसका मतलब महंगाई बढ़ना भी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। एक्सपेंशन होते रहना जरूरी है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगर आप अपना एक्सपेंशन रोक देंगे तो भारत की जॉब के ऊपर क्राइसिस आने लगेगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम घटने लगेगी, बेरोजगारी बढ़ने लगेगी, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो हम प्रधानमंत्री की इस अपील को अगर शब्दशः पालन में ला दें तो देश के लिए एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट लाएंगी ये चीजें। मतलब हर आदमी कल से ये कह दे कि नहीं प्रधानमंत्री ने कहा कल से मैं अब ये नहीं करूंगा, ये बहुत नेगेटिव होगा। तो डिमांड का बने रहना भी जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यदि इस काम को आदेश के साथ कराया जाता तो आपको बहुत बड़ा स्लो डाउन बाजार में देखने को मिलता। प्रधानमंत्री ने यही क्यों कहा और आदेश क्यों नहीं दिया, इसके पीछे का कारण यही है। अर्थव्यवस्था को डिप भी नहीं पहुंचाना है और काम भी कर जाना है, सेल्फ डिसिप्लिन बनाना। ठीक है, शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील गोयल जी बहुत शुक्रिया, सावर चौधरी जी, आशुतोष जी और हुसैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हम भारत के लोग हैं, जब बात भारत की होती है तो सब एकजुट होते हैं। एक बार फिर से एकजुटता दिखाने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर हम तेल खाना कम करें तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।